हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का PW नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। यार दिस इज मी हिमानी। बेटा जो हमारा लेक्चर चल रहा था न्यूट्रिशन का, उसमें हम पढ़ रहे थे वाइटामिन्स के बारे में। तो 2 वाइटामिन्स जो हमारे फैट सॉल्यूबल थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक है, आज जो 2 वाइटामिन्स हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फैट सॉल्यूबल के, वो हैं आपके विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, इनको कंप्लीट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन में, जो है आपके बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी को कंप्लीट करके हमारा विटामिन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। एंड जो डीपीपी का एक किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम उसमें पॉइंटर्स में नहीं है, तो वो मैं डिस्कस कर लूँगी कि वो पॉइंटर्स में आ जाए आपका डीपीपी, जो भी उसका उसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि जब मेरा न्यूट्रिशन में कंप्लीट कर लूँगी बेटा, तो उसके बाद मैं एक लेक्चर या 2 लेक्चर आपके डिस्कशन के लूँगी, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बता दूँगी कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चन अप्लाई करने हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो वीडियोज़ में भी मैं बता दूँगी। और कैसे आपको डीपीपी का सोल्यूशन करना है और कैसे आप उसको पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्कस कर लूँगी जैसे आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी, अभी आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, आप उस पर थोड़ा फोकस करो, उस पर थोड़ा फोकस करके उनका रिवीजन करो। ठीक है, ये सॉल्यूशन में आपको मैंने हर लेक्चर में बोला है कि मैं करवा दूंगी आपको। जैसे आपका न्यूट्रिशन, क्योंकि आपका 60 to 70% न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जितना भी 40% आपका न्यूट्रिशन बचा है वो शायद अभी आपको क्लासेस मिली नहीं है, बट क्लासेस अभी मिल जाएंगी, आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी। आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। उसके बाद में आपको उसको क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्यूशन दे दूंगी। मैंने ये भी बताया था कि उसके जो PYQ हैं, जो PYQ आए होंगे पहले, कैसे कैसे क्वेश्चन न्यूट्रिशन से आए हैं, वो मैं आपको सब करवा दूंगी एक क्लास में, 1-2 क्लास में वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, न्यूट्रिशन की आप टेंशन मत लो। न्यूट्रिशन में आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं आएगा या फिर आपके एग्जाम में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रिशन, बाकी जो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम इसकी क्लास नहीं आ रही, उसकी क्लास नहीं आ रही, देखो बेटा हर टीचर को अपना अपना सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है मैं सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सब्जेक्ट ओनली। मैं औरों के सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो जो सब्जेक्ट मुझे प्रोवाइडेड है, जो सब्जेक्ट मुझे मिले हुए हैं, उसकी क्लास आपको प्रॉपर मिल जाएगी, उसका सिलेबस आपका प्रॉपर हो जाएगा एग्जाम तक, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आप उसके लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अगर मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ तो न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला है, मार्क्स माई वर्ड्स, अगर मैंने बोला है तो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट हाउ आई कंप्लीट। ओके, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स माई प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज टू कि आपको सिर्फ स्टडी करनी है। ठीक है, मैं कैसे कंप्लीट कराऊंगी, कैसे आपका सिलेबस होगा, कैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आप उस पर मत फोकस करिए। आप लोग पता क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। ठीक है, बिकॉज यू ऑल आर माई चाइल्ड। ठीक है, आप मेरे बच्चे जैसे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको गाइड करना। तो आप लोग पता क्या करते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं ना। पैनिक नहीं होना है, आपको जो चीज़ें मिल रही है ना उस पर फोकस करिए। अभी देखो आप क्या करेंगे, आपको मैंने अभी एक सब्जेक्ट दिया, जैसे वाइटामिन्स मैंने पढ़ाया। अब आप बोलेंगे कि मैम ये वाली क्लास नहीं आई, ये क्लास नहीं आई, ये क्लास नहीं आई। आपने उस चक्कर में ना तो वाइटामिन्स पढ़ा और वो क्लास तो नहीं आई आपकी। तो आप देखिए, आपने दोनों नुकसान कर लिए। इसलिए अच्छा है कि आप जो आपको मिल रहा है आपको उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। और जैसे आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे ना अभी, क्योंकि आपके पास एक साथ सारे सब्जेक्ट आएंगे तो बहुत प्रेशर हो जाएगा। अभी फिर भी अभी ठीक है कि आपको एक एक सब्जेक्ट मिल रहा है और एक एक क्लास मिल रही है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। अब जैसे ही आपके पास दूसरे सब्जेक्ट की क्लास आएगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर वरी हो, यार न्यूट्रिशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, साइकोलॉजी भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, फिर आपको बहुत प्रेशर हो जाए। अब इसको इस तरीके से पढ़ लो कि जब दूसरा सब्जेक्ट आएगा आपको इसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको इसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से पढ़ो बेटा। ठीक है, हर चीज़ में पैनिक होना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपने बैच लिया है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर का है। अब अपना सब्जेक्ट हर टीचर कंप्लीट कराएगा आपको। मैं आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाली हूँ, गरिमा में आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाले हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है हम उसको कंप्लीट करवाएंगे, जो बाकी टीचर्स का है वो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे। तो हर टीचर अपना सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाएगा, वो हर टीचर अपने सब्जेक्ट में आपको सब चीज़ बताएगा जो एग्जाम में आता है। अगर मैं ट्यूब में न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ तो मैं न्यूट्रिशन की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर वो चीज़ बताऊँ जो एग्जाम में आती है, हर वो चीज़ आपको कराऊँ जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है।
और मैं आपको बीच बीच में बताती भी हूँ कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और मैंने जब आपको बोला है कि जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे, रेदर देन कि आप मेरी जो क्लास है उसमें ये लिख के जाओ कि मैम इसकी क्लास लगाओ, मैम उसकी क्लास लगाओ, आप ये लिख के जाओ कि मैम क्लास में डाउट किया था, मैम ये वाली चीज़ हमें समझ नहीं आई, मैम आपने क्या बताया मैम और हमें बताइए, ये चीज़ें आप लिख के जाओगे तो मैं उससे का सॉल्यूशन दूंगी। आप मेरी सब्जेक्ट की कंप्लेंट लिख के जाओ कि मैम ये नहीं समझ में आया, कि आपको नहीं समझ में आया, कैसे क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं कि मैम ऐसा क्वेश्चन आया था पहले एग्जाम में, ये क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आप मुझसे पूछ के जाओ ना। अगर आपको कोई टीचर देखो, एक बार रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, एक बार सिलेबस खत्म हो गया, फिर मैं इसमें नहीं आऊँगी आपको पढ़ाने के लिए। तो अभी जो चल रहा है उसमें जितने आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितना आप सोल्यूशन ले सकते हो आप ले लो। जैसे आपने आज आपको लेक्चर मिला, आपको जो भी कंप्लेन है, आपको जो भी क्वेरीज है, आपने कॉमेंट में लिख दी। ऐसा नहीं है मैं आपके कॉमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपके कॉमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। तो दूसरे लेक्चर जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगी, या मैं आपको बता दूंगी कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर मैंने बताया है जैसे सिलेबस हो जाएगा एक दो लेक्चर में मैं आपके जितने भी डाउट होंगे सबको क्लियर करूंगी। जितने भी डाउट आप लिख के देंगे पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग, वो सबके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने विटामिन डी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? विटामिन डी के बारे में। ठीक है, विटामिन डी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला था ये कैल्शियम के लिए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा। फिर बेटा हमने क्या पढ़ा था, इसके फॉर्म्स पढ़े थे कि अलग अलग फॉर्म्स में होता है। तो हमने बोला था जो विटामिन D3 है उस फॉर्म्स में बेसिकली हमारी बॉडी में रहता है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था इसकी कुछ डेफिशिएंसी, क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है इससे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रिकेट्स हो सकता है, अगर हम चाइल्ड की बात करें ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सारी चीजें हमने किसके बारे में डिस्कस करी थी बेटा? विटामिन डी के बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका विटामिन के एंड विटामिन ई, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा आपका विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई एंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस इनके होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी RDA के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट में इनसे जो भी डेफिशिएंसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका विटामिन ई, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे विटामिन ई। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ई के बारे में। ठीक है, विटामिन ई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई क्या है हमें पता है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमने क्या बोला, विटामिन ई क्या है बेटा आपका? एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जो फैट में घुल जाते हैं। अब हमने बोला फैट सॉल्युबल क्या है, जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। वाटर सॉल्युबल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते, फैट सॉल्युबल हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो हमारा विटामिन ई भी क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? टोकोफेरॉल, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसके साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? टोकोफेरॉल, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है। तो हमने बोला इसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? टोकोफेरॉल। इसको हम टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने बोला बेटा अगर हम बात करते हैं इस, ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना एक क्या है ये?
फैट सॉल्युबल विटामिन है। एक फैट सॉल्युबल विटामिन ये है बेटा। अगर हम बात करते हैं इसके सीरम लेवल की, ठीक है, इसका सीरम लेवल कितना होता है, अगर मैं बात करती हूँ इसके, ठीक है बेटा, अगर मैं बात करती हूँ इसके, नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इसके सीरम विटामिन लेवल की, ठीक है, तो इसका सीरम विटामिन लेवल कितना है बेटा, 5 to 15 mg पर डीएल, ठीक है, इतना क्या होता है इसका सीरम लेवल होता है, ठीक है, इतना क्या होता है बेटा इसका सीरम लेवल होता है। अब तो ये पता नहीं क्या ही हो गया है, थोड़ा तो वाइट हो गया, ठीक है, तो इतना क्या होता है इसका विटामिन सीरम लेवल होता है। अगर हम बात करते हैं डिस्कवर्ड बाय की, इसको किसने डिस्कवर्ड किया है, तो यहाँ पे लिखना डिस्कवर्ड बाय ठीक है। अगर बात करते हैं इसके डिस्कवर्ड बाय की, इसको किसने डिस्कवर्ड किया है, तो किसने किया है, इवांस, यहाँ पे लिखना इवांस ने किया है, किसमें, इन 1936 में, 1936 में, ठीक है। इवांस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, कब बेटा, 1936 में, ठीक है। ये इससे रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें थी कि हमने क्या बोला क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, टोकोफेरोल है, ठीक है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर हम बात करते हैं इसके सीरम लेवल की कि कितना सीरम लेवल कितना हमारी बॉडी में ये होता है, तो 5 to 15 mg/dl होता है। अगर हम बात करते हैं किसने इसको डिस्कवर्ड किया था, तो डिस्कवर्ड किसने किया था बेटा, इवांस ने इन 1936 में, ठीक है। अब ये इसकी कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमें स्टार्टिंग में इसके बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। एक तो साइंटिफिक नेम से बनता है बेटा कि साइंटिफिक नेम क्या है, दूसरा आपसे सीरम लेवल पूछ सकते हैं कि क्या सीरम लेवल है, और तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्कवर्ड कब हुआ था, ठीक है, कौन से सन में ये डिस्कवर्ड हुआ था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें विटामिन के बारे में पूछ सकते हैं, हर विटामिन के बारे में, तो इनको इसीलिए मैं हाईलाइट करके लिखाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए और आपको मतलब एकदम पॉइंट ऐसे ही आपको हाईलाइट करके अपनी कॉपी में भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ ना, क्योंकि कोई चीज़ हाईलाइटेड है ना वो एकदम से हमारी नज़रों में आती है और हमें पता रहता है कि हमने ये चीज़ क्यों हाईलाइट करी है। तो ऐसे ही नोट्स अगर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और ऐसे ही अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, विटामिन ई को डिफाइन करके आए, तो आपको एग्जामिनर को इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर एकदम से देखेगा, वो समझ जाएगा कि आपको चीज़ें आती हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे बेटा इसके बारे में और कुछ चीज़ें लिखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि क्या है, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट, इस पे लिखना एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी। अब ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी और हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है बेटा। अब ये इतना मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे ज़्यादा मैंने अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करी है, ठीक है, अगर मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करी है, तो ये क्या होता है, जितने भी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है, जो फ्री हार्मफुल रेडिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, किल करता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हमारा विटामिन ई ही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विटामिन है, कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि
क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं और ऐसे ही बनते हैं। तो कौन है आपका विटामिन ई, क्या है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे सबसे पहले अगर हम विटामिन ई की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर आपका ए है, फिर आपका डी है, ठीक है, और उसके बाद आपका के है, इस सीक्वेंस में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये आपका क्या है, वीकेस्ट है। ये बहुत ज़्यादा वीकेस्ट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, इसी सीक्वेंस में ही रहते हैं। ई सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ए होता है, फिर डी होता है, फिर के होता है। इसी सीक्वेंस में आपको ये याद भी करने हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखना है कि मैंने बोला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है आपका, विटामिन ई है, और सबसे ज़्यादा वीक कौन है आपका, विटामिन के है, ठीक है। ई के बाद ए आता है, फिर आपका डी आता है, फिर के आता है, इस तरीके से आते हैं, क्योंकि हैं तो सभी एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और सारे क्या है, फैट सॉल्युबल हैं। तो इसके आगे लिख लेना, सारे क्या है बेटा, ये फैट सॉल्युबल है। ये तो आपको पता ही है, सारे क्या है, फैट सॉल्युबल। सारे क्या है बेटा, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या रखना है, ये याद रखने, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या याद रखना है, याद रखना है। उसके बाद इसमें एक और चीज लिखना कि विटामिन ई को हम और क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। और एंटी स्टेरिलिटी एंड ब्यूटी विटामिन भी किसको बोलते हैं, विटामिन ई को ही बोलते हैं, क्योंकि ये एंटी एजिंग विटामिन भी होता है। तो इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे इसके नीचे कि विटामिन ई इज ऑल्सो, नेक्स्ट पेज में लिख लेना, ये भी इसका बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन ई is also known as anti-sterility and beauty विटामिन, कि ब्रैकेट में लिख लेना एंटी एजिंग। एंटी एजिंग, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसको क्या क्या बोलते हैं बेटा, एक तो ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट है आपके, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। एंटी स्टेरिलिटी, ये 3 पॉइंट जो मैंने इस लाइन में लिखा है, ये तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तीनों से क्वेश्चन बना है, अगर मैं बात करूँ तो तीनों से क्वेश्चन बना है, तीनों, ये तीनों से क्वेश्चन बना है। ये जो तीनों पॉइंट मैंने हाईलाइट करे हैं ना, इन तीनों से क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, ठीक है। दिख नहीं रहा है मुझे लगता है, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन बना हुआ है कि विटामिन ई को हम और क्या बोलते हैं, एक तो एंटी स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्टेरिलिटी बना के रखता है, मतलब रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो इसको स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो पर्सन को क्या हो जाता है, जो पर्सन होते हैं, मेंस होते हैं, उनको स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो एंटी स्टेरिलिटी मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है, स्टेरिलिटी को बनाए रखता है, कौन, हमारा विटामिन ई। स्टेरिलिटी मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, जो रिप्रोडक्शन, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट करे हैं क्योंकि इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। उसके बाद ब्यूटी विटामिन, आपको पता है कि विटामिन ए को हम ब्यूटी विटामिन ही बोलते हैं। जो ये इंजेक्शन लेते हैं ना, तो विटामिन ई के इंजेक्शन लेते हैं, आपको पता है इसकी हम जो इसकी टैबलेट भी आती है विटामिन ए की, जिसको हम खाते हैं, बाकी इसको फेस पे लगाने के लिए भी आता है। और एंटी एजिंग मतलब एज को मात देने वाला, ठीक है। तो बेसिकली गर्ल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं विटामिन ई को। तो अगर आप देखेंगे मार्केट में तो इसकी टैबलेट्स भी आती है, छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कलर की, आपने देखी होगी ना, फेस पे लगाने के लिए, कि बोलते हैं कोकोनट ऑयल के साथ लगाओ तो आपको आपकी जो एज है उसको कम करता है, कौन, विटामिन ए, ठीक है। तो अगर किसी को
सुंदर दिख रहे हैं और ज़्यादा, तो वो विटामिन डी, विटामिन ई लगा सकता है। ठीक है, लड़कियां ज़्यादा ही यूज़ करती हैं, आपको पता है ब्यूटी, अगर किसी को ब्यूटी बोला जाता है तो वो लड़कियों को ही बोला जाता है, तो लड़कियां इसको ज़्यादा यूज़ करती है, ऐसा नहीं कि लड़के नहीं करते हैं। तो तुमने देखा होगा जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो बहुत ज़्यादा विटामिन ई के इंजेक्शन भी लेते हैं। ठीक है, एंटी एजिंग के जो इंजेक्शन होते हैं उनके उसमें विटामिन ई भी होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो विटामिन ई हमें खाना, तो इसलिए मुझे पता है कि विटामिन ई ज़्यादा खाना इसलिए ज़रूरी है। अगर आपको सुंदर दिखना है और ज़्यादा, और आपको अपनी एज को कम करके दिखना है, तो आप एंटी एजिंग ले सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन ई बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी एजिंग भी बोलते हैं, और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे लिखते हैं, इसको लिखो यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इसके फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके फंक्शंस। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालना फंक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग इस पे डालेंगे फंक्शंस। सबसे पहले फंक्शंस में जो पहला लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा, हमें सबसे पहले विटामिन सी क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो ये क्या है, विटामिन ई इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। इट इज अ, पहला लिखना है इसमें, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ये क्या क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई हेल्प्स टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। तो लिखना विटामिन ई हेल्प्स टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ठीक है, ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है सेल की जो कवरिंग लेयर होती है उसकी इंटीग्रिटी को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। और बात करते हैं एंड प्रोटेक्ट आरबीसी अगेंस्ट हीमोलाइसिस, एंड प्रोटेक्ट आरबीसी। आरबीसी मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके आगे लिख लेना, आरबीसी मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल। अगेंस्ट हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब क्या होता है बेटा, सेल का टूटना। ठीक है, आरबीसी का ब्रेक होना, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोलते हैं। मतलब आरबीसी का टूटना, तो आरबीसी को टूटने से कौन बचाता है, हमारा विटामिन ई ही बचाता है। ठीक है, विटामिन ई क्या करता है बेटा, हमारे जो हमारी आरबीसी होती है, हीमोलाइसिस मतलब होता है ब्लड का टूटना। ठीक है, लाइसिस मतलब किसी भी टूट का, किसी भी चीज का ब्रेक होना। ठीक है, लाइसिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ब्रेक होना। अब यहाँ पे हीमो है, हीमो वर्ड किसके लिए, हमारी ब्लड सेल्स के लिए है, और कौन सी ब्लड सेल्स के लिए बेटा, आरबीसी के लिए। तो हीमोलाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। ठीक है, ब्रेक डाउन, तो उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी क्या होती है, हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, जो क्या है, ब्लड सेल्स होती है हमारी। ठीक है, उनको टूटने से क्या करता है, ये अगेन बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। बाकी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब आपको पता है कि हमारी सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी इंटीग्रिटी मतलब इसकी स्ट्रॉन्गनेस को बना के रखता है, इसकी इंटीग्रिटी को बना के रखता है कौन, हमारा विटामिन के। कौन सॉरी विटामिन ई, सॉरी के नहीं, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन क्या करता है, इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका थर्ड फंक्शन लिखेंगे, इसको लिख लो
थर्ड फंक्शन लेंगे विटामिन ई एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। हमें पता है क्योंकि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है तो ये किसके लिए हेल्प करता है, इसमें लिखना, चलो नेक्स्ट में लिख लो, थर्ड लिख लो इसका, इट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। थर्ड लिखना विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। हमने बताया था क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, इसीलिए किसके लिए हेल्प, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए एसेंशियल होता है बेटा, रिप्रोडक्शन के लिए। तो हमने बोला ये किसके लिए एसेंशियल है, ये जा भी नहीं रहे, आपके रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके फोर्थ विटामिन, अगर हम बात करते हैं फोर्थ की, इसके बाद कौन सा इसका फंक्शन होता है, तो हम बात करेंगे क्या होता है, विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके बाद फोर्थ लिखना विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म। ये आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये किसके लिए जरूरी है बेटा, आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी है। एंड क्या करता है, एंड मेंटेनेंस ऑफ नर्वस टिश्यू एंड इम्यून फंक्शन, एंड मेंटेनेंस ऑफ नर्वस एंड इम्यून हाँ हट, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा, ये क्या करता है, एक तो हमारे, हमने क्या बोला, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, एक हमने बोला ये आयरन का मेटाबॉलिज्म करता है। आयरन क्या है, हमने पढ़ा था मिनरल्स में आयरन क्या होता है, जो हमारे किसके लिए जरूरी है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो भी हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को कैरी करता है वो हमारा क्या है, आयरन है। तो आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी कौन जरूरी है हमारा बेटा, आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी कौन जरूरी है हमारा, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई हमारे किसके लिए जरूरी है, आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हमने बोला नर्वस टिश्यू, जो भी हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं, टिश्यू में हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू होते हैं सेंसरी एंड मोटर, उनके लिए, उनकी भी मेंटेनेंस करता है। दूसरा हमारा इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन क्या है, जो हमें किसी भी फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करके रखता है। इम्यूनिटी जो हमारी होती है, जैसे हम अगर बात करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, WBC। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाती है वो कौन है, हमारी WBC है। तो उसको, उसके फंक्शंस को भी, जो हमारी इम्यूनिटी है उसके फंक्शंस को भी कौन मेंटेन करके रखता है, हमारा विटामिन ई ही मेंटेन करके रखता है। विटामिन ई ही क्या करके रखता है इसको, इसके फंक्शंस को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक इसके फंक्शंस क्लियर हैं। इसका फोर्थ फंक्शन लिखना, विटामिन ई इज नोन एज एंटी एजिंग विटामिन। ठीक है, तो अगर इस पे फिफ्थ में हम लिखेंगे, हो गया इसका कमाल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें फिफ्थ पॉइंट हम जो लिखेंगे, ठीक है बेटा, इसमें फिफ्थ पॉइंट लिखना, विटामिन ई इज विटामिन ई ऑल्सो वर्क एज अ एंटी एजिंग विटामिन। विटामिन ई ऑल्सो वर्क एज अ एंटी एजिंग विटामिन। ये हमने अभी आगे डिस्कस किया था कि इसको हम
एंटी एजिंग विटामिन भी बोलते हैं। तो ये एंटी एजिंग, एज अ एंटी एजिंग विटामिन भी काम करता है। कौन? हमारा विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कहता है विटामिन ई प्रिवेंट सम स्किन प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारी कुछ स्किन प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट करता है। तो इसमें लिखना 6, विटामिन ई ऑल्सो प्रिवेंट सम स्किन प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हमारी एक्नेस हो गई, हमारा सोरियोसिस हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल में लिख लेना, जैसे एक्ने हो गए। ठीक है, जैसे सोरियोसिस, सोरियोसिस क्या है? कि स्किन की बीमारी होती है बेटा। ठीक है, अगर हम सोरियोसिस की बात करते हैं, एक्ने तो आप सब लोगों को पता है कि एक्ने जब हमारे फेस पे होते हैं हम विटामिन ई लगाते हैं, तो ये कुछ स्किन की प्रॉब्लम को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जैसे एक्ने हो गया। और सोरियोसिस, सोरियोसिस क्या होती है? हमारी स्किन की एक एलर्जी होती है। रेड रेड से तुमने देखा हो ना, हाथ में कभी रेड रेड से छोटे छोटे से हो जाते हैं, तो एक स्किन की एलर्जी होती है, एक इन्फेक्शन होता है स्किन का। तो उससे भी कौन प्रिवेंट करता है? हमें विटामिन ई ही प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी स्किन की प्रॉब्लम को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जैसे हमारी एक्ने हो गया और हमारा सोरियोसिस हो गया। ये एस, ये पी एस है। ठीक है बेटा, पी एस ओ। सोरियोसिस क्या है? कि स्किन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्किन एलर्जी होती है एक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्किन एलर्जी। स्किन की एलर्जी होती है एक टाइप की, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोरियोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या थे? इसके फंक्शन से नेक्स्ट लिख लेना। इस पे अब इसका लिखेंगे हम RDA। ठीक है, मतलब इसकी डेली रिकमेंडेड। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी डेली रिकमेंडेड कुछ भी नहीं दी गई है, ऐसी कुछ रिकमेंडेड दी नहीं गई है कि हमें कितना विटामिन लेना चाहिए, विटामिन ई जैसे और की दी है, या विटामिन हमें कितना खाना चाहिए। इतना इसका कोई फिक्स नहीं दिया गया है कि ये फिक्स है कितना आपको लेना है। फिर भी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो मैंने बुक्स में पढ़ी थी, कुछ दी गई है, वो मैं आपको बताती हूँ। पर ऐसी कुछ फिक्स नहीं दी गई है कितना ही लेना है या इतना ही देना है। कुछ वैल्यूज हैं जो मैं इसकी साइट पे, WHO की साइट से मैंने देखी थी, बट ऐसा नहीं है कि कुछ रिकमेंड करी हुई है कि कितना आपको लेना है, वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा फिक्स कुछ नहीं है, बट कुछ वैल्यूज इसमें है, तो वो मैं आपको लिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखना है इसका डेली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट लिखना है इसका डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है इसका डेली रिक्वायरमेंट में बेटा सबसे पहले लिखना है इन्फेंट का। सबसे पहले लिखना इन्फेंट, 0 to 6 मंथ। इनको हम कितना देते हैं? 4 mg पर डे। वो कितना दे सकते हैं बेटा? 4 mg पर डे। कौन से इन्फेंट? जो 0 to 6 मंथ के, उनको कितना देते हैं? 4 mg पर डे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसके बाद 7 to 12 ईयर, जो 7 to 12 ईयर के हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखना उनको उनको हम कितना दे सकते हैं बेटा? 5 mg पर डे। 5 mg पर डे किनको दे सकते हैं? जो 7 to 12 ईयर के। उसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी ये होगा 7 to 12 मंथ। यहाँ पे लिखना है 7 to 12 मंथ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, आपके अडल्ट, मैन एंड वुमेन दोनों, ठीक है, इन सबको क्या दिया है? एक ही रेंज दिया गया है, जो क्या है आपका 15 mg पर डे। कितने? आपका 15 mg पर डे। के बाद अगर मैं बात करती हूँ प्रेग्नेंट लेडी की, प्रेग्नेंट को भी इतना ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना
प्रेग्नेंट की, और नेक्स्ट लिख लेना लैक्टेशन। कि लैक्टेशन को भी जो हमारी प्रेग्नेंट है उनको भी 15 mg है, mg पर डे है, एंड जो आपकी लैक्टेशन है उनको है 19 mg पर डे। ये क्या है, आपकी रिकमेंड करी गई है, ये डोज सारी रिकमेंड करी गई है, पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कितना ही आपको लेना है, बट कुछ ऐसी रेंज है जो मैंने आपको लिखवा दी, अगर आपके एग्जाम में आती है, अगर पूछ ली जाती है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लिखेंगे इसके सोर्सेज, ठीक है, कि हमें कहाँ कहाँ से विटामिन के मिल सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है इसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ ये किससे बनता है मिलता है हमें, कॉटन कॉटन सीड्स ऑयल। कॉटन सीड्स ऑयल से भी हमें मिलता है। अगर मैं बात करती हूँ और किससे मिलता है ये हमें, और फ्लावर, ये दोनों क्या है इसके रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, अब जिसको भी अपनी एज कम करनी है वो ये दोनों खा सकता है। ठीक है, इसके रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, जिसको भी सुंदर दिखना है और अपनी एज कम करनी है वो ये दोनों खा सकते हैं। और बात करते हैं और किससे मिलता है हमें, तो ये सीरियल से मिलता है, आलमंड से मिलता है, एग, फिश, और लिख सकते हैं आप इसे फिश से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, इनसे भी ये मिलता है बट कम अमाउंट में मिलता है। इनसे भी क्या करता है, मिलता है ये, बट क्या मिलता है, कम अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हमें मस्टर्ड ऑयल से मिलता है, और सेसमे ऑयल से मिलते हैं। इनसे भी क्या मिलता है ये बेटा, हमें मिलता है। ठीक है, इनसे भी क्या मिलता है ये हमें मिलता है, बट रिचेस्ट सोर्स क्या है इसके, कॉटन सीड्स ऑयल है, और दूसरा क्या है हमारा सनफ्लावर है। ठीक है, ये क्या है इसके रिचेस्ट सोर्स है, बाकी इनसे भी क्या करता है हमें ये मिल जाता है। तो ये क्या है इसके बेटा सोर्सेस है, सोर्सेस आप लिख लीजिए। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी लिखेंगे बेटा। डेफिशिएंसी इसकी कुछ ऐसी पर्टिकुलर नहीं दी गई है कि इसकी इसके ऐसा कुछ होता है, बट इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखो स्टेरिलिटी हो जाएगी, पेशेंट को, जो भी पर्सन है उसको स्टेरिलिटी हो सकती है, वो एजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऐसा जैसे हमने डिजीज कंडीशन पढ़ी थी ऐसी कोई, क्योंकि इसकी ऐसी कोई डिफिशियंसी होती नहीं है, ये छोटे से विटामिन हैं और इतना ये पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में। सबसे ज़्यादा हमारे विटामिन ए और के पूछे, ए और डी पूछे जाते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आता है जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। बट इनके बारे में जानना ज़रूरी था क्योंकि हमें पढ़ना तो सब कुछ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट इसकी डिफिशियंसी ऐसी पर्टिकुलरली नहीं है, जो इसके फंक्शंस थे वो अल्टर्ड हो जाएंगे बस। ठीक है, तो डेफिशियंसी में लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग डालना डेफिशियंसी। ठीक है, डेफिशिएंसीज की हेडिंग डालना, तो इसकी स्टेरिलिटी में क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेरिलिटी लिखना पहले और आगे लिख देना रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिलिटी मेंटेन करता है, हमें पता था। तो क्या हो जाएगा बेटा, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाएगा क्योंकि ये क्या मेंटेन करके रख रहा है, स्टेरिलिटी मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, स्टेरिलिटी मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा किसका, आरबीसी का, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, एक हो जाएगा इसमें हीमोलाइसिस
आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी टूटने लग जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल्स की वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब क्या है, जो हमारी मसल्स है उसमें वीकनेस हो जाएगी। किसकी वजह से, अगर हम इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इसके फंक्शंस कुछ अल्टर्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई डिजीज कंडीशन हो जाएगी, स्टेरिलिटी होगी, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, हमारा आरबीसी टूटने लगेगी। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, सारी कंडीशन किसकी वजह से होंगी, विटामिन हमारे के की वजह से, विटामिन ई की वजह से, सॉरी के और ई मिक्स हो जाना। ठीक है, ये सारा क्या था, हमारा विटामिन ई के बारे में था। नेक्स्ट जो विटामिन हम डिस्कस करेंगे वो है आपका विटामिन के। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना विटामिन के। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा विटामिन के। दोनों क्या है, छोटे छोटे विटामिन है, मतलब इतने ज्यादा इनके बारे में कुछ है नहीं। ठीक है, विटामिन के, आपको पता है विटामिन के भी क्या है, हमारा एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये भी क्या है, हमारा एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर हम बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फाइलोक्विनोन। तो साइंटिफिक नेम का नाम लिखना। और आगे लिख लेना, ये भी क्या है बेटा, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये भी क्या आपका एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बेटा, ऑल्सो नॉन एज ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना इसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ऑल्सो नॉन एज ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है, क्लॉट करता है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी, जो भी मैं इसमें हाईलाइट कराऊंगी ना पॉइंट, ये एग्जाम में पूछे गए। और ये एंटीडोट होता है। एंटीडोट मतलब क्या होता है बेटा, एंटीडोट है किसका, वारफेरिन का। तो आगे लिख लेना इसी में, आगे एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन क्या है बेटा, एक ब्लड थिनर मेडिसिन है। ठीक है, ड्रग है, इसको भी हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये वारफेरिन का क्या है, एंटीडोट है। ठीक है, वारफेरिन में नीचे लिख लेना क्या है, ये ब्लड थिनर मेडिसिन ड्रग है। ब्लड थिनर ड्रग्स है, जो ब्लड को क्या करती है, पतला करती है। उसका क्या होता है, ये एंटीडोट होता है, क्योंकि ब्लड को क्लॉट करेगा। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर किसी पर्सन को, देखो ये क्या है, वारफेरिन क्या है, ब्लड थिनर है, ब्लड को जो पतला करती है। अगर बॉडी में क्लॉट्स हो जाते हैं या ब्लड कहीं जमा हो जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, तो हम वारफेरिन देते हैं। बट अगर वारफेरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला गया तो ब्लड क्या हो जाएगी, बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि विटामिन के क्या है, क्लॉटिंग विटामिन है, क्लॉट बनाएगा। अगर क्लॉट बनेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी। तो एंटीडोट हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस पे मैं अगर जितने स्टार लगा दूं, मैं आपके लिए स्टार लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लो, ये है आपके स्टार, ये लो, ये स्टार है, ये स्टार है, और ये आपके स्टार है। ठीक है, ये आपके क्या है, स्टार है बेटा। मैंने क्या बोला बेटा, ये आपके लिए येलो येलो मैंने स्टार भी लगा दिए। तो क्या है, ये बहुत स्टार अगर मैंने लगाए हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैं बता रही हूँ, जो अगर आप कोई बच्चे नॉर्सेट की बात करते हैं, तो अगर मैं बता रही हूँ नॉर्सेट में, तुम नॉर्सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। ये एंटीडोट ऑफ वारफेरिन, जो वारफेरिन का एंटीडोट है, वो इतनी बार पूछा है, वो लगता है कि एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब एम्स को जिससे प्यार है ना, वो वारफेरिन ही है।
वो वारफेरिन की एंटीडोट इतनी बार पूछता है, इतनी बार पूछ चुका है ना। अब अगर तुम वहाँ पे किसी गार्ड के पास भी जाओगे ना, गार्ड्स को भी पूछोगे वारफेरिन का एंटीडोट क्या है, वो भी बता देगा विटामिन के, क्योंकि इतना वो क्वेश्चन पूछ दिया है कि सबको याद हो गया। सरकारी क्वेश्चन नहीं होते कुछ जो हमेशा आते हैं, वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि वारफेरिन का एंटीडोट क्या है, विटामिन के है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी है। और दूसरा, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कौन सा है हमारा, विटामिन के है। विटामिन के है, क्या है हमारा, एक क्या होता है हमारा, एक ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है। ठीक है, ये वाला क्लियर है, ये वाला क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इसका सीरम लेवल लिख लेना यहीं पे। ठीक है, हम लिखेंगे इसका सीरम लेवल। हो गया बेटा, कहीं से तो खुला था ये। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके सीरम लेवल की, तो कितना होता है, 0.22 3.2। ठीक है, 0.22 3.2 mg/dl। ये क्या होता है, इसका सीरम लेवल होता है। ये क्या है बेटा, इसका सीरम लेवल है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैंने स्टार बनाए हैं इतने सारे, तो ये आपको याद रखने हैं। अपनी कॉपी में भी ऐसी स्टार बना लेना, जहाँ पे मैंने स्टार बनाए ना, तो आपको याद रहे कि ब्लड थिनर मेडिसिन होती है वारफेरिन। ठीक है, वारफेरिन का एंटीडोट होता है हमारा विटामिन के, और ये क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चले, यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं इसकी डिस्कवर्ड। ठीक है, डिस्कवर्ड भी लिख लें ऊपर कहीं, ये भी लिख लेते हैं डिस्कवर्ड, ताकि आपको एक ही पेज में इसके सारे इंपॉर्टेंट चीजें याद रहे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डिस्कवर्ड की, तो डिस्कवर्ड किसने किया था इसको, हेनरिक डैम ने। ठीक है, किसने किया था, एक तो इनके नाम ऐसे होते हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे। हेनरिक डैम ने कब किया था, 1939 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, एक ही पेज में सब डन हो गया आपका। एक पेज आप खोलेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे दिख जाएंगे, हेनरिक डैम ने। ठीक है, हेनरिक डैम ने, ई कर लेना बेटा इसको, ये ई है। ठीक है, हेनरिक, ठीक है, हेनरिक डैम ने 1939 में क्या किया था बेटा, इसकी डिस्कवरी करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लिखेंगे इसे ऑल्सो नॉन एज कोगुलेशन विटामिन एंड एंटी हेमोरेजिक फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो नॉन एज एंटी एंटीकोगुलेंट विटामिन। ठीक है, एंड एंटी हेमोरेजिक फैक्टर। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, ये भी याद रखते हैं आपको, एंटी कोगुलेंट, क्योंकि कोगुलेशन ब्लड का कोगुलेशन के लिए बचाता है, एंटी कोगुलेशन भी बोलते हैं इसको, और एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कोगुलेशन कर रहा है और एंटी हेमरेज, हेमरेज होने से भी बचा रहा है, क्योंकि ये कोगुलेशन में काम कर रहा है। तो यहाँ तक एंटी नहीं होगा, सॉरी कोगुलेशन होगा, एंटी कैसे होगा, कोगुलेटरी फैक्टर, कोगुलेशन विटामिन होगा, सॉरी बेटा कोगुलेशन, वही मैं सोच रही थी कि कोगुलेशन मतलब, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, कोगुलेशन मतलब ब्लड को क्लॉट करता है, और एंटी हेमोरेजिक, अगर कोगुलेट करेगा, ब्लड को क्लॉट करेगा, तो हेमरेज होने से कम, क्योंकि हेमरेज से बचाएगा। ठीक है, हेमरेज नहीं होने देगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है कि ऑल्सो नॉन एज, इसको हम कोगुलेशन विटामिन भी बोलते हैं और एंटी हेमरेजिक फैक्टर्स भी बोलते हैं।
ठीक है, विटामिन के कम फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, ये तो इतना कुछ नहीं है, ये तो नहीं भी लिखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन के। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं विटामिन के वो हम लिखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ विटामिन के। यहाँ पे डालना नेक्स्ट हेडिंग बेटा, टाइप्स ऑफ विटामिन के। टाइप्स डाल देना विटामिन के। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के 1 लिखना। ठीक है, विटामिन के 1 सबसे पहले लिखना, विटामिन के 1 तो हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, ये हमें कहाँ से मिलता है बेटा, प्लांट सोर्स से। तो इसके आगे लिख लेना ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, फ्रॉम प्लांट। ठीक है, तो हमें कहाँ से मिलता है बेटा, ये प्लांट सोर्स से मिलता है। ऑब्टेन कहाँ से करते हैं हम इसको, प्लांट सोर्स से क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा विटामिन के 1 जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ऑब्टेन कहाँ से होता है बेटा, हमें प्लांट सोर्स से ये हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें विटामिन के 2। नेक्स्ट लिखना विटामिन के 2। नेक्स्ट क्या है बेटा, विटामिन के 2। अगर हम विटामिन के 2 की बात करते हैं तो इसका नाम क्या होता है, मीना क्विनोन। ठीक है, इसको लिखना ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीना क्विनोन। ये हमें कहाँ से मिलता है, सिंथेसिस बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ये कहाँ से मिलता है हमें, सिंथेसिस कहाँ से होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से। अब देखो विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के तो हमें अपने अंदर से ही मिल रहा है। ठीक है, विटामिन के इसीलिए हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती बाहर से, क्योंकि ये हमारी बॉडी से ही हमें मिल जाता है। कहाँ से मिल रहा है हमें, इंटेस्टाइनल फैक्टर। ठीक है, जो भी हमारे इंटेस्टाइनल फैक्टर हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, फैक्टर, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। जो भी हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं वहां से हमें मिल जाता है कौन, विटामिन के 2। उसके बाद लिखेंगे विटामिन के 3 जिसको हम बोलते हैं मीना डायोन। ओके, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे विटामिन के 3 की, इसको हम क्या बोलते हैं, मीना डायोन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका नाम होता है। और ये कहाँ से मिलता है हमें, सिंथेसिस प्रिपरेशन। ये हमें कहाँ से मिलता है बेटा, बाजार, जो हम मार्केट से लेते हैं। ठीक है, जो हम मार्केट से लेते हैं, तो इसका लिखना सिंथेसिस प्रिपरेशन, जो हम टैबलेट्स खाते हैं ना मार्केट से। ठीक है, जो आप जो मैं बता रही थी ना ग्रीन ग्रीन कलर की, तो जो हम मार्केट से लेके आते हैं वो आपका क्या होता है, विटामिन के 3 होता है। विटामिन के 2 हमारी बॉडी में हमारे जो फ्लोरा होता है इंटेस्टाइनल, तुमने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनका जो गट्स होती है, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, वो उस टाइम पे स्टेराइल होता है। ठीक है, स्टेराइल होता है, तो वहां से हमें विटामिन के 2 नहीं मिल पाता। अभी अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मुझे इंटेस्टाइन से विटामिन के मिल जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी में ही है। तो जैसे ही मेरी बॉडी में ब्लीडिंग होती है तो वो क्लॉट बना देते हैं, क्योंकि वो मेरी बॉडी में प्रेजेंट है।
मेरे जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो मुझे दे रहे हैं, पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ना वो स्टेराइल होते हैं, उस टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए उनको इंजेक्शन दिया जाता है। कहीं ब्लीडिंग हो तो वो हम बाहर से उनको इंजेक्शन देते हैं, किसका, विटामिन के का। कब जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, जिस टाइम पे बॉर्न होते हैं, तो हमने देखा होगा उनको एक विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो ये वाला है ना सिंथेसिस इंटेस्टाइन से जो मिल रहा है वो बच्चों को नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी जो फ्लोरा होती है वो स्टेराइल होती है, उस टाइम पे वो नहीं मिलता है उनको वहां से, इसीलिए हम बाहर से देते हैं। बट अगर मैं बात कर रही हूँ अभी, तो फाइलोक्विनोन अगर मैंने बोला तो मैं प्लांट सोर्स से जो मैं खा रही हूँ वहां से मिल जाएगा मुझे। अगर मैं बात करती हूँ मीनाक्विनोन, तो मीनाक्विनोन मतलब क्या है बेटा, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से मिल रहा है। अगर मैं बात करती हूँ मीना डायोन की, तो ये सिंथेसिस प्रिपरेशन है। सिंथेसिस मतलब जो हम मार्केट से लेते हैं, जो हम टैबलेट्स लेते हैं, जो हम फेस पे लगाते हैं ना टैबलेट्स वगैरह, तुमने देखी तो होंगी ग्रीन ग्रीन कलर की, तो वो सारी कौन सी होती है बेटा, हमारी सिंथेसिस प्रिपरेशन होती है जो हम मार्केट से लेते हैं। ये सारी क्या थे बेटा, वाइटामिन के टाइप से, ठीक है। इनको लिख लो, फिर हम आगे लिखते हैं। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे बेटा इसकी, नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे इसकी विटामिन के फंक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग डालना फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है इसके फंक्शंस की, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे एंटीकोगुलेंट होता है। तो सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग किस किस का बनाता है, 27-10 से हम इसको याद रखते हैं, 27-9-10, ठीक है, ऐसे हम याद रखते हैं। तो हमारे कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, आपने इनके नाम पढ़े होंगे जब आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है कुछ का सिंथेसिस करता है, जैसे उसमें आता है 2, 7, 9 और 10, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फर्स्ट लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कुछ जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन जो के है वो कौन से ब्लड क्लॉटिंग का सिंथेसिस करता है, तो इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है। किस किस का करता है ये हमारा, 2, 7, 9 और 10। तो इसको हम 27-9-10 से भी याद रखते हैं, इस तरीके से भी याद करते हैं। तो इनका क्या करता है बेटा, ये सिंथेसिस करता है, ठीक है। इनका क्या करता है बेटा, ये सिंथेसिस करता है। तो सबसे पहला तो इसका फंक्शन सी क्या है कि कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे एनाटॉमी में, जब आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं, उनका क्या करता है, सिंथेसिस करता है। जैसे हमारे 2, 7 और 9 और 10, ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, इनका क्या करता है, सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे विटामिन के इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये किसका एक्टिवेशन कराता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है बेटा, हमारा एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें लिखना विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, नेक्स्ट लिखता विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है बेटा, एक टाइप का हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो प्रोथ्रोम्बिन का क्या करता है बेटा, ये इसमें भी हेल्प करता है। प्रोथ्रोम्बिन का भी क्या करता है बेटा, सिंथेसिस करवाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, हमारा एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की, ये भी क्या है, हमारे एक टाइप का काइंड ऑफ क्या कर सकते हैं हम, ब्लड फैक्टर है, ठीक है। ब्लड फैक्टर है, उसका क्या करता है, सिंथेसिस करता है, क्योंकि हमें पता है ये किस में हेल्प कर रहा है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प कर रहा है, हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। नेक्स्ट इट इज कन्वर्ट टू थ्रोम्बिन, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किस में करता है, थ्रोम्बिन में, ठीक है। अभी बताऊंगी कैसे। इट कन्वर्टेड इट इन थ्रोम्बिन, इसको किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन आएगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को ये किस में कन्वर्ट करेगा, हमारे थ्रोम्बिन में करेगा। तो इन पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। हमने क्या बोला, ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिनोजन टू
फ्रॉम फिब्रिन, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन को, ठीक है। कहाँ से, फिब्रिन से, ठीक है, तो फ्रॉम फिब्रिन। उसके बाद इसमें लिखेंगे नेक्स्ट लिखना है इसमें ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लिखना एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन टू फ्रॉम फिब्रिन। फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन को, किससे, फिब्रिन से, ठीक है। फिब्रिन से क्या बनाता है, फिब्रिनोजन बनाता है। तो हमने क्या बोला, देखो जैसे बेटा हमारा क्या था, इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमारा पहले प्रोथ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे आएगा हमारा विटामिन के, ठीक है। विटामिन के क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में इसको कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने क्या बोलेगा, एक्टिवेट करता है ये, ठीक है, एक्टिवेट करेगा फिब्रिनोजन को, और किस में कन्वर्ट कर देगा, कि कहाँ से, फिब्रिन से, ठीक है। फिब्रिन से क्या बना देगा बेटा, फिब्रिनोजन बना देगा। तो इसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारा विटामिन के हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्रोथ्रोम्बिन आएगा, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा, हमारा थ्रोम्बिन बनेगा। कौन कन्वर्ट करेगा उसको, विटामिन के कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या थे, इसके सारे फंक्शंस थे, क्योंकि ये मेनली हमारा जो विटामिन के है वो सिर्फ, उसका कोई और फंक्शन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग का, और कोई फंक्शन नहीं करता ही हमारी बॉडी में, सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग का ही काम करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का ही इसके काम रहते हैं मोस्टली, तो इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना सोर्सेस। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा सोर्सेस, हेडिंग डालो सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस में लिखना एनिमल सोर्सेस, सबसे पहले लिखना है इसमें एनिमल सोर्सेस। अगर मैं बात करती हूँ एनिमल सोर्सेस की, तो एनिमल सोर्सेस में कहाँ से मिलता है, ये हमें मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग से मिलता है, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके एनिमल सोर्सेस है। अगर मैं बात करती हूँ प्लांट सोर्सेस के, नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लांट सोर्सेस। नेक्स्ट हेडिंग डालना प्लांट सोर्सेस। ठीक है, पहले हमने क्या बोला, हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल सोर्सेज से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लांट सोर्सेज की, तो प्लांट सोर्सेज में डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो रिचेस्ट होती है इसकी, ठीक है। जो रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है इसका, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसका रिचेस्ट सोर्स है। अगर मैं बात करती हूँ क्या है इसका, रिचेस्ट सोर्स है, रिचेस्ट जो सोर्स है वो यही है इसका, ठीक है। हम बात करें अगर रिचेस्ट सोर्स की, ठीक है। ये क्या है इसका रिचेस्ट सोर्स है, कौन, ग्रीन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ और किससे मिल सकता है, हमें फ्रूट से मिलता है, ठीक है, स्पिनिच से मिलता है। अगर अदर में हम लिखें तो ये फ्रूट से भी हमें मिलता है, ठीक है। इन सब से ही हमें मिलता है, और हम पल्सेस की बात कर लेते हैं, वहाँ से भी हमें मिलता है। तो बाकी सोर्सेज ये हैं, और एनिमल सोर्सेज और जो
प्लांट सोर्सेस हैं, जो इसका रिचेस्ट सोर्स है वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट बेटा हम लिखेंगे इसके आरडीए कि क्या इसके आरडीए हो सकता है, और इसका जो अदर सोर्स है वो तो हमें पता ही है कि हमें कहाँ से मिलता है ये बेटा। जो इसका अदर सोर्सेस है वो लिख लेना इसमें एक बार, एक पॉइंट में अदर सोर्सेस में एक पॉइंट इस पर लिख लेना अदर सोर्सेस, क्योंकि हमें पता ही है कहाँ से मिलता है हमें बेटा, हमारे सिंथेसिस होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से। तो अदर सोर्सेस में इसमें बेटा लिख लेना कि कहाँ से मिलता है, तो बैक्टीरियल सिंथेसिस एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा था कि विटामिन K3 हमें कहाँ से मिलता है, K2 इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, वहां से भी मिलता है। अगर हम बात करें तो एटलीस्ट हाफ आरडी, मतलब हाफ जो हमारी रिकमेंडेड अलाउंस है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक से मिल जाती है। तो हमने बोला ना कि हमें बाहर से कम लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सिंथेसिस से भी हमें मिल जाता है एटलीस्ट हाफ आरडीए, मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका हाफ तो हमें कहाँ से मिल जाता है, हमारे बैक्टीरियल सिंथेसिस ही मिल जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी से ही हमें विटामिन K2, हमने जो इसकी फॉर्म्स पढ़ी थी तो हमने देखा था जो K2 था हमारा विटामिन का, वो हमें कहाँ से मिल रहा था, हमारी इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल से मिल रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका आरडीए। नेक्स्ट लिखना आरडीए मीन्स इसका डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले लिखना अडल्ट मैन एंड वुमेन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अडल्ट मेन एंड वुमेन की तो 120, अगर हम बात कर रहे हैं मेन की तो 120 mg, ठीक है। और अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो 90। अगर हम बात करते हैं मेन की तो पर डे, अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो हमें 90। देखो सुंदर तो लड़कियां दिखती हैं पर चाहिए किसको ज्यादा, लड़कों को, ठीक है। सुंदर तो ज्यादा लड़कियां दिखती हैं पर चाहिए ज्यादा किसको, लड़कों को चाहिए, ठीक है। देख लो अब लड़कों, ठीक है, लड़के नहीं लगाते ना विटामिन K वगैरह, तो ज्यादा किसको चाहिए, लड़कों को ही चाहिए। लड़कों खाना स्टार्ट कर दो। अगर हम प्रेग्नेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और लैक्टेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों को सेम ही चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम प्रेग्नेंट की बात करते हैं और हम लैक्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट को भी 90 ही चाहिए होता है पर डे, और अगर हम लैक्टेशन की बात करते हैं तो सेम ही चाहिए होता है पर डे, ठीक है। ये क्या चाहिए होती है हमें, डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक लिख लो फटाफट से। फिर हम लिखेंगे बेटा इसका डेफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट लिखना बेटा इसकी डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी, तो प्राइमरी डेफिशिएंसी है वो अराइज कहाँ से होती है बेटा, इन इन्फेंट रिजल्टिंग ब्लड क्लॉटिंग डिलेड एंड हेमरेज, ठीक है। इस पे लिखना प्राइमरी डेफिशिएंसी अराइज इन इन्फेंट arise in infant resulting
डिलेड, ठीक है, क्या रिजल्ट करता है बेटा ये, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग एंड हेमरेज। ब्लड क्लॉटिंग एंड हेमरेज को डिलेट करता है। क्यों करता है इसका कारण लिखेंगे, बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी इंटेस्टाइन इज स्टेराइल, नो गट बैक्टीरिया, ठीक है, बिकॉज इसका कारण लिख देंगे, बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी intestine is sterile, no gut बैक्टीरिया, क्योंकि वहां पे क्या होता है, गट बैक्टीरिया नहीं होता है, इसीलिए वहां पे जो हमें जो बॉडी से मिल रहा था, जो हमें बैक्टीरिया से मिल रहा था, वो हमें नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए नो विटामिन के सिंथेसिस, इसलिए विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होता है। यहाँ पे लिख लेना, नो विटामिन के सिंथेसिस, जिसकी वजह से विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होता है, तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट लिख लेना, विटामिन के डेफिशिएंसी अडल्ट में अननोन होती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अडल्ट में इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, तो पॉइंट लिख लेना इसमें, विटामिन की डेफिशिएंसी इन अडल्ट इज अननोन, ठीक है। विटामिन के डेफिशिएंसी इन अडल्ट इज अननोन, अडल्ट में कोई इसकी ऐसी डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है, ऐसी कोई पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी अडल्ट में नहीं होती है, बट इसकी अगर डेफिशिएंसी हो सकती है तो मे कॉज ब्लीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, विटामिन के डेफिशिएंसी मे कॉज ब्लीडिंग, अगर हो गई तो क्या कॉज कर सकती है बेटा, ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, बट ऐसी कोई डेफिशिएंसी इसकी होती नहीं, ठीक है, ऐसी कोई पर्टिकुलरली इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है, ठीक है, और किसका सिंथेसिस नहीं होगा, 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर नॉट फॉर्म, ठीक है, नॉट सिंथेसिस, या फिर हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देना 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म लिख देना, क्योंकि ये क्या कर रहा था, उनका सिंथेसिस कर रहा था, तो बेसिकली यही इसकी डेफिशिएंसी होती है, ऐसी पर्टिकुलरली कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया, आज हमने 2 विटामिन को डिस्कस कर लिए, तो बेटा हमारा जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका बी एंड सी है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम समराइज कर लेते हैं बेटा अपने टॉपिक को, ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा बेटा आपका विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई के बारे में पढ़ा, कि फंक्शंस पढ़े कि क्या क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं बेटा, के सोर्सेस पढ़े हमने, की डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, कि फिर हमने डिस्कस किया बेटा आपका विटामिन के बारे में, कि विटामिन के क्या होता है, ठीक है, जिसको हमने क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग विटामिन बोला, ठीक है, क्लॉटिंग विटामिन हमने इसको बोला था, ठीक है बेटा, इसके फिर हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, इसके फंक्शंस हमने पढ़े थे, लास्ट में बेटा हमने क्या पढ़ा था, इसकी डेफिशिएंसी, लास्ट में हमने इसकी डेफिशिएंसी को डिस्कस किया, ठीक है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। भी आपको होमवर्क दे देते हैं कि आपका होमवर्क क्या रहेगा, तो आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे डिफाइन टाइप्स ऑफ विटामिन के, नेक्स्ट लिखना है आपको डिफाइन फंक्शंस ऑफ विटामिन ई,
ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। आप हमें हर लेक्चर में बोलती हूँ आप अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कराए हैं बेटा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं हाईलाइट करवा रही हूँ उन पॉइंट को। उनको आपको बार बार पढ़ना है और अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाने हैं, इसी तरीके से उनको हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिखना है, ताकि आप जब भी नोट्स खोलें तो आपके ध्यान सीधा वो हाईलाइट पॉइंट पे जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।